एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी बेटा लोग, उसमें मैंने प्रेजेंटेशन पे टिप्स दिए थे आपको कि अगर आप कोई भी आंसर बना रहे हैं थियोरी पेपर में तो हाउ टू राइट दैट आंसर, राइट। मेरे ख्याल से 26-27 टिप्स दी थी और रिस्पांस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मिला आप सबका। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। और आप लोगों ने ही मुझे एनकरेज किया अपने मैसेजेस के जरिए कि मैम एक वीडियो बनाइए जिसमें आप ये समझाइए कि एक केस लॉ को कैसे हैंडल करना है। एग्जाम में जो स्टोरी आ जाती है जिसको हम केस लॉ बोलते हैं, तो हाउ टू हैंडल अ केस लॉ। अब चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, चाहे वो LLB का एग्जाम है, चाहे CS, CS, CMA प्रोफेशनल लेवल, कोई भी लेवल का एग्जाम है जहां पे लॉ आ जाता है और वहां पे केस आ जाता है, तो उसको एग्जाम में कैसे हैंडल करें कि अगर वो 4 मार्क का है तो हमें उसमें से 4 के 4 मिल जाए। किन बातों का ध्यान रखें, क्या प्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो उसके ऊपर ये थोड़ा सा छोटा वीडियो बना रही हूं मैं और रिस्पांस फिर आपका अच्छा ही आएगा, आई एम डेड श्योर। एक कंडीशन है, एक सलाह है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस आपके लिए कि आप इसका पूरा नॉलेज का फायदा अगर लेना चाहते हैं तो नॉलेज पूरा लेना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत बड़ी एडवाइस आपके लिए कि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा लास्ट मोमेंट तक, क्योंकि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। लास्ट तक वॉच करोगे तो पता चलेगा एंड में भी कुछ ध्यान रखना है, राइट। तो उस वजह से फिर पूरा नॉलेज आ पाएगा, उस वजह से फिर आप अच्छा कर पाओगे, राइट। तो मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन आपके सामने रखा डैमेजेस से रिलेटेड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप बोलेगी हमें तो नहीं पढ़ा हुआ ये केस, या हम तो नहीं पढ़े हुए ये लॉ, या हमें तो याद नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वीडियो इसलिए नहीं है कि आपको ये केस समझाया जाए। ये वीडियो इसलिए है कि आपको ये केस अगर एग्जाम में आ गया, ऐसा ही कोई केस और आ गया, तो हाउ टू हैंडल द प्रेजेंटेशन, व्हाट टू राइट, हाउ मच टू राइट, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, वेयर टू एंड एट, दैट इज व्हाट द टारगेट इज, राइट। तो ये क्वेश्चन है, फिर भी मैं ये क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया दैट अनिल एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मनीष टू डिलीवर 2000 bags to be manufactured in his factory. The bags could not be manufactured because of strike, right, by the workers, and Anil failed to supply. कि उसको 2000 बैग सप्लाई करना था मैन्युफैक्चर करके, लेकिन वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया जिससे वो फेल हो गया। अब क्वेश्चन बोला डिसाइड वेदर अनिल कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लायबिलिटी, कैन ही बी फ्री, कि उसको कोई लायबिलिटी ना आए अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये 4 मार्क का केस आ गया और हम चाहते हैं कि इसका हम फटाफट अच्छा सा परफॉर्मेंस कर दें। तो क्या कैसे लिखे, सबसे पहला पॉइंट, आंसर को हमेशा मिडिल में लिखना है। ये प्रेजेंटेशन वीडियो में भी सिखाया था, राइट, ऐसे ही करके बिल्कुल मिडिल में आना चाहिए। दूसरा, ये फर्स्ट हेडिंग है जो आप देख रहे हैं, ये 1 2 3 नहीं लिखना है, सिखाने के लिए लिख रही हूं, जो लिखा है बस वैसे लिखना है। सबसे पहला हेडिंग द लॉ रिलेवेंट टू द गिवन केस। हेडिंग के बिना कभी कोई आंसर अच्छा नहीं लगेगा, सो यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड, राइट। अब द लॉ रिलेवेंट टू द गिवन केस मैंने क्यों लिखा, ताकि जो पेपर चेकर है उसे पता चल जाए, अच्छा ये बच्चा एक केस हैंडल करने वाला है, ओके। अब आपने यहाँ पे आंसर का नंबर भी लिखा है, आंसर 2, तो आंसर 2 से उसको क्लिक नहीं करेगा, उसको इस हेडिंग से क्लिक कर जाएगा। वहां से एकदम पेपर चेकर का जो कंफर्ट लेवल है, कंफर्ट जोन, वो बहुत अच्छा हो जाएगा एंड ही विल फील वेरी हैप्पी विद द आंसर। क्यों, क्योंकि इस बच्चे ने तो मुझे टेंशन ही नहीं दिया कि कौन सा आंसर सॉल्व करना शुरू किया। फिर सबसे पहला ये आप देख रहे हैं कि लाइन गैप मैंने दिया है, ठीक है। जब भी आप गैप देखें तो वो एक लाइन का गैप है। प्रेजेंटेशन वीडियो को अगर आप देखें तो मैंने बताया हेडिंग के बाद गैप आना चाहिए। फिर द गिवन केस रिलेट्स टू सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 4 मार्क का अगर क्वेश्चन है या केस लॉ है और अगर आप उसको मिनिमम 2 साइड्स ले गए या 2 पेज जिसको आप बोलते हो, तो आप बहुत वंडरफुल मार्क्स लेकर आ सकते हो, बहुत वंडरफुल गारंटी मैं दे रही हूँ। इतना लंबा एक्सपीरियंस हो गया, आई हैव सीन पेपर्स, आई हैव चेक पेपर्स, सो आई नो इट, ओके। अब यहां पे आपने खास बात गौर करनी है कि जब मैंने सेक्शन नंबर लिखा तो उसको मैंने हाईलाइट किया, बड़ा सा लिखा बहुत। जब मैंने केस का
एक्ट का नाम लिखा तो मैंने उसे हाईलाइट किया है ना, जहां जहां भी मैंने डार्क किया वहां वहां आप अंडरलाइन कर दोगे, ये डार्क किया आप इसको अंडरलाइन कर दोगे, हैंडराइटिंग साइज बड़ा रखोगे, ठीक है। ये नॉर्मल हैंडराइटिंग साइज है, आप देख रहे हैं हेडिंग्स हमेशा बड़े में आती हैं 1.5 टाइम्स और वट एवर। अब सबसे पहले द गिवन केस रिलेट्स टू सेक्शन 56। मैम मेरे को तो केस का सेक्शन नहीं याद, तो आप छोड़ दो, आप लिखो द गिवन केस रिलेट्स टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये बहुत जरूरी है ताकि पेपर चेकर को पता चले अच्छा इस लॉ का इसने केस हैंडल करना शुरू किया है, राइट। फिर हमने हेडिंग दी, अब इसमें ये आ गया डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब हेडिंग को फिर से देखो, द लॉ रिलेवेंट टू द गिवन केस। इसका मतलब है जब भी केस आएगा तो हमने सीधा जो स्टोरी आई है उस पर कॉन्सेंट्रेट करे बगैर पहले उससे रिलेटेड लॉ जो आप लॉ की बुक्स में पढ़ते हो उस लॉ को लिखना है। यू अंडरस्टैंड? जैसे डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि अगर उसके यहाँ पे स्ट्राइक हो गई है तो वो कहते हैं ओहो मैं आपको कैसे अब गुड्स दूं, मेरे यहाँ तो स्ट्राइक हो गई है, अब तो इम्पॉसिबल हो गया, तो चलो मैं तो डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी हो गया, मैं अपनी लायबिलिटी से फ्री हो गया। तो लॉ ने बोला कि भैया एक होती है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी जो बाद में इम्पॉसिबल हो जाता है, राइट, और अगर वो स्ट्राइक की वजह से हुआ है तो ये एक कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है जिसको हम इम्पॉसिबल नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर तुम्हारे यहाँ स्ट्राइक हुआ है, तुम्हारे वर्कर्स की तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? दूसरा पार्टी बोलेगा कि भैया तुम्हारे यहाँ स्ट्राइक हुई, मुझे क्यों सुना रहे, तेरे वर्कर से तेरा अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो मैं जिम्मेदार हो गया, मेरे को गुड्स का सप्लाई चाहिए, बात खत्म। 2000 बैग्स मीन 2000 बैग्स, और अगर तुम नहीं दे सकते हो तो दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैं डैमेजेस लेके छोड़ूंगा। तो ये इस केस का आंसर है, राइट, कि वो जो अनिल है वो गलत कर रहा है, उसका ब्रीच माना जाएगा, उससे दूसरे पार्टी जो मनीष है उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, ये इसका आंसर है। लेकिन इससे पहले कि आप ये सब बातें लिखें कि अनिल को ऐसा करना पड़ेगा, मनीष ऐसा कर सकता है, उससे पहले हमें उससे रिलेटेड लॉ बताना है, राइट। अब ये लॉ आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं कौन सा आपको पढ़ के सुना रही हूं क्या लिखा है, बस मैं ये बता रही हूं कि देखो ऐसे लॉ बताते हैं पहले। Discharge by impossibility of performance. A contract is discharged if the performance of the contract becomes impossible. That is where a supervening impossibility arises. फिर आगे, however, commercial impossibility does not result in supervening impossibility. फिर for example के 4 पॉइंट्स आ गए और ये मैंने लॉ बताना खत्म किया। I repeat myself कि सबसे पहले हेडिंग आया लॉ, उस लॉ को मैंने समझाया। अब खूबसूरत बात यह है कि सबसे पहले मैंने सेक्शन बताया, दूसरी बात मैंने हेडिंग्स बताई, तीसरी बात मैंने छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाए 2-3 लाइनों के। जैसे ही पॉइंट चेंज हो गया, जैसे इसमें मैंने बताया जी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है, फिर लेकिन अगर वो कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है तो फिर वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं मानी जाती है। ये एक फ्रेश पॉइंट आ गया तो मैंने फ्रेश पैराग्राफ बनाया 1 लाइन का गैप देके, फिर मैंने 1 लाइन का गैप दिया, फिर मैंने हेडिंग दी फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंटेशन टिप्स में भी मैंने ये बात सिखाई, फिर मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स करके फ्रेश लाइंस में लिखा, ना कि एक नॉन स्टॉप पैराग्राफ में। इससे आप गौर करेंगे कितना खूबसूरत लॉ का साइज बन गया। जबकि मैंने मैटर ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसी है कि पेपर चेकर को क्या लगेगा, दूर से ही दिख रहा है बच्चे ने क्या लिखा। तो ये थी मेरी पहली हेडिंग, द लॉ रिलेवेंट टू द गिवन केस। मतलब आई गारंटी यू कि अगर हाफ पेज मिनिमम, ओके, आप 1 पेज ले जाओ, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, हाफ पेज मिनिमम अगर आपने लॉ पे लिख दिया टाइम निकाल के उसके लिए, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, राइट। कुछ बातें हैं साथ साथ बताऊंगी आगे भी, इसलिए बोला लास्ट तक सुनना है। अब नेक्स्ट हेडिंग आएगी, ये सेकेंड हेडिंग है, द गिवन केस। द गिवन केस में आपने क्या करना है, स्टोरी लिखनी है। देखो, अनिल एंटर्ड इनटू अग्रीमेंट, द बैग्स कुड नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, पूरी स्टोरी है, क्वेश्चन की फर्स्ट 2 पैराग्राफ एज इट इज टीप दी है मैंने। अब आप बोले मैम ये किस लिए, क्यों आपका जो पेपर चेकर है वो बार बार क्वेश्चन पेपर देखते रहे, अरे क्या आंसर लिख रहा है। अगर आप सीधा अपना ओपिनियन देना शुरू कर दिया, अनिल की ये गलती है, मनीष अब ये कर सकता है, तो वो क्या सोचेगा, अबे कौन अनिल कौन मनीष, कुछ बता दो सही बेटा, स्टोरी क्या है। तो आपने कहा यस ये बात तो सही कही, मेरी स्पीड भी है, तो लिख देना स्टोरी। मतलब मैं पूरी की पूरी एज इट इज कॉपी कर दूं, दैट डिपेंड्स। जैसे ये छोटी सी स्टोरी थी तो मैंने एज इट इज कॉपी कर दी। अगर आपको लगे कि स्टोरी बहुत बड़ी है तो उसकी काम की बातें लिख दो, जिससे
एक आइडिया लग जाए पेपर चेकर को। आप मकसद समझो, मकसद छोटा सा ये है, द गिवन केस करके हम सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं। सर यू डोंट हैव टू लुक इनटू योर क्वेश्चन पेपर। मैं आपको सब बता रहा हूं सर, मैं आपको ये भी बता रहा हूं क्या स्टोरी दी है आप एग्जाम में, तो आपको बहुत कंफर्टेबल है सर, आप बस मेरा आंसर वॉच करो, दैट्स ऑल। उसको ध्यान से देखो आप, तो आपको पता चल जाएगा। ये इसका मकसद है। तो कभी कभी ऐसे होता है स्टोरी बहुत बड़ी आती है, तो काम की बात लिखी और आगे बढ़ गए। अभी फिर वापस आऊंगी मैं इसी पॉइंट पे, मैंने कहा ना लास्ट टाइम तक वॉच करना बहुत जरूरी है। उसके बाद अब नेक्स्ट हेडिंग है, ये थर्ड हेडिंग है, ओपिनियन ऑन द गिवन केस। इसमें मैं स्टोरी बता चुका हूं, अब मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। मैं एज अ स्टूडेंट क्या सोचता हूं इस स्टोरी में, कौन अनिल ने क्या किया, कौन मनीष का क्या राइट है, अब मैं आपको बताता हूं सर। तो ये अब यहां पे आप बोले मैम जजमेंट लिख सकते हैं, तो आंसर इज नो। आप कोई जज साहब लगे हैं जो आप डिसाइड करेंगे, तो इसलिए आप जजमेंट नहीं लिख सकते हैं, ओपिनियन लिख सकते हैं। आपका सिर्फ एक ख्याल है जो आप दे सकते हैं। दूसरा उसने बोला इन योर ओपिनियन व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन, कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चन में लिखा था। व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट शुड ही डू इन योर ओपिनियन, कुछ भी इस तरीके के वर्ड्स आ रहे हैं। यू नेवर हैव टू राइट इन माई ओपिनियन, कभी भी नहीं लिखना है। आपको कैसे आंसर करना है वो मैंने बताया यहाँ पे, इसलिए ये एग्जाम्पल उठाया ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से आंसर को फ्रेम करना है। तो अनिल कैन नॉट क्लेम that due to strike by the workers the contract is discharged by supervening impossibility since the strike can result in commercial impossibility only, कि अनिल जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। अब यहां पे सर को पता है कौन अनिल, क्यों, क्योंकि मैंने गिवन केस में फैक्ट्स बता के सर को बता दिया कौन अनिल। तो अब मुझे दोबारा नहीं बताना है उस स्टोरी को, अब मुझे सीधा बताना है सर अनिल जो है वो स्ट्राइक के बेसिस पे नहीं क्लेम कर सकता क्योंकि ये सिर्फ कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है। छोटा सा पैराग्राफ, फिर मैंने एक लाइन का गैप दिया, आप देख रहे हैं। फिर एज एक्सप्लेन्ड अबव इन द लॉ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एज एक्सप्लेन्ड अबव इन द लॉ, कि अभी हमने सबसे पहला पॉइंट क्या बनाया था, द लॉ रिलेवेंट टू द गिवन केस। हाँ, तो अब हम एग्जामिनर या पेपर चेकर को क्या बता रहे हैं, सर ऊपर लॉ में जैसे एक्सप्लेन किया ना, तो कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी डज नॉट मेक द परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल। तो अभी हमारी डिस्कशन चल रही है कि सर देखिए वैसे अनिल जो है वो क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि ये कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है। ऊपर जैसे हमने लॉ में भी बताया कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी से इम्पॉसिबिलिटी नहीं मानी जाती है, और इट इज नॉट इम्पॉसिबल और अनलॉफुल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। दस आ गया, एक और तरीके से बात करने का तरीका, दस, फिर एक दस आ गया, नॉन डिलीवरी ऑफ बैग्स बाय अनिल रिजल्ट्स इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय अनिल। तो ऐसे करके हमने अपना ओपिनियन बनाया कि सर देखिए वो क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि ये सिर्फ कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है। ऊपर जो हमने लॉ बताया था उसमें भी हमने यही समझा कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी से परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल नहीं होता, इसलिए जो उसका परफॉर्मेंस है वो अनलॉफुल या इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब वो लॉफुल भी है और पॉसिबल भी है, और इसलिए वो जो नॉन डिलीवरी कर रहा है उसे ब्रीच माना जाएगा। खूबसूरती ये है कि ये आपको नहीं आता लॉ, एग्जाम्पल नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मैं बस ये सिखा रही हूं कि किस तरीके से छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाए गए हैं लाइन गैप के साथ। इससे आपका आंसर का साइज खुद ब खुद बनेगा बिना ज्यादा लिखे। तो हमें टू द पॉइंट लिखना है, कम मैटर लिखना है और लाइन गैप देके लिखना है, तो भी हमारे मार्क्स 4 में से 4, 4 आउट ऑफ 4 आ सकते हैं, गारंटी मैं दे रही हूं। बस आपने ध्यान से सीखना है कि काम की बात लिखनी है और लिखने का अंदाज बड़ा खूबसूरत होना चाहिए। तो ये था हमारा थर्ड हेडिंग जिसपे मैं फिर वापस आऊंगी। ओके, फिर उसके बाद फोर्थ हेडिंग आ गया, अनदर केस फॉर रेफरेंस, राइट, कि ऐसा ही स्टोरी मैंने एग्जाम में जो आया है वैसा ही स्टोरी हमने बुक में पढ़ा था, और वहां पे केस का नाम था ए वर्सेस बी, और एक और केस था अखिलेश वर्सेस बद्री प्रसाद। ऐसे ही मैंने रफ बना के लिखते एग्जाम्पल के लिए, जबकि ये कोई एग्जाम्पल्स नहीं है, रियल केसेस नहीं है। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल सेक आई हैव रिटन देम, सो प्लीज डोंट माइंड। तो ए वर्सेस बी, अखिलेश वर्सेस बद्री प्रसाद, वाओ, ये दो केसेस में भी तो सेम स्टोरी थी भाई, उसमें भी तो ऐसे ही हुआ था, वो डिलीवरी नहीं कर पाया, अगला बोला कि भैया ओहो अब मैं क्या करूं, अब तो मैं कर नहीं पा रहा, तो सामने वाला बोला भैया डैमेज दे दे चुपचाप। तो अब हमारे फिर जो भी स्टोरी थी, है ना, वो हमें दिमाग में आया कि ये दो केसेस हमारे पास हैं, रियल केसेस जो हमने बुक्स में पढ़े हैं, जो प्रैक्टिकली लाइफ में हुए और जज साहब ने उनपे डिसीजन दिया, और वही डिसीजन हमने ओपिनियन में लिखा कि ये कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है इसलिए इसको इम्पॉसिबल नहीं माना जाएगा, अगला ब्रीच कर रहा है ऐसा माना जाएगा, राइट। अब अगर आपको ये केसेस के नाम याद हैं तो ही आप ये हेडिंग दे पाओगे, अनदर केस फॉर रेफरेंस।
और सिर्फ एक लाइन लिखने का है, अ सिमिलर डिसीजन वॉज टेकन इन द केस ऑफ। आपको 2 केसेस याद है, आप 1 2 करके 2 केसेस का नाम लाइन गैप के साथ दे रहे हैं। दूसरी बात, आप खुला खुला लिख रहे हैं, देख रहे हैं आप ए कितने दूर है वर्सेस कितनी दूर है। हाँ, अखिलेश और वर्सेस कितना बड़ा बड़ा हाईलाइट किया है मैंने, देख रहे हैं आप हेडिंग के माफिक। तो लाइन गैप फिर बड़ा बड़ा लिखना है, उससे दूर से दिखेगा सर को। क्यों? क्योंकि रेयर चाइल्ड होगा जो इतना बड़ा काम कर पाएगा। अब जिसके पास केस का रेफरेंस नहीं है वो ये हेडिंग कैसे देगा? फिर ये हेडिंग मिस हो जाएगी उसकी, राइट। कभी कभी हमारे पास कोई रेफरेंस होता भी नहीं है, कभी कभी होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लॉ में मिल जाता है, लेकिन हमारी हिम्मत होती है जितनी हम पढ़ सकते हैं उतना ही तो पढ़ेंगे ना। जान थोड़ा ना दे सकता हूं मैं इस केस को लर्न करने के लिए। नहीं होता मैम, ओके बेटा, तो फिर आप ये हेडिंग मत दो, कूल, ओके। उसके बाद ये आ गई लास्ट हेडिंग, द 5th हेडिंग, कंक्लूजन। अब इसमें रिपीट हुआ है मैटर, अनिल कैन नॉट बी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज लायबिलिटी, ही शैल बी लायबल टू कंपनसेट। अब पूरा हम सर को स्टोरी सुना चुके हैं, उससे रिलेटेड लॉ सबसे पहले समझा दिया। अब देखो, सबसे पहले सर को हमने लॉ समझाया, फिर हमने सर को स्टोरी बताई कि कौन अनिल कौन मनीष, और तीसरा हमने उसके रिलेटेड अपना ओपिनियन दिया कि सर हमारे ख्याल से अनिल बच नहीं पाएगा। चौथा, सर ऐसे ही और केसेस हुए थे, केस फॉर रेफरेंस दे दिए जितने भी याद थे, और पांचवा हमने दे दिया कंक्लूजन। भाई साहब, इसके बाद कुछ नहीं बचता एक केस को हैंडल करने में। और हर पॉइंट की एक हेडिंग है, आप गौर कर रहे हैं, हेडिंग का साइज बड़ा और कंक्लूजन बहुत छोटा सा, 1 लाइन का 2 लाइन का, दैट्स ऑल। और फिर अगर आपके पास टाइम है तो लाइन से एक स्केल लेके एक लाइन डाल दीजिए, आंसर क्लोज कर दीजिए, पूरा एक बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन हो जाता है। मतलब इतना अल्टीमेट जिसको मैं बोलूंगी, इसके बाद कुछ नहीं बचता। और कंक्लूजन में आपने पूरी गाथा नहीं लिखनी है, जस्ट 1 और 1.5 लाइन कि सर देखिए अब स्टोरी में तो ये अनिल जो है फंस गया, इसको कॉम्पनसेट तो करना ही पड़ेगा, राइट। अब आ जाती है बात कि मैम इतना सारा हाउ टू राइट। 1 मार्क के लिए प्रोफेशनल एग्जाम में 1.8 मिनट मिलते हैं। मान लो 4 मार्क का है तो 7.2 मिनट। 7.2 मिनट में पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, समझूंगा, सोचूंगा, फिर प्रेजेंट करूंगा, क्लोज करके नेक्स्ट आंसर पे चला जाऊंगा। एवरीथिंग हैज टू बी डन इन 7.2 मिनट्स। हाउ कम? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। अब बच्चे के दिमाग में ये आया तो उसका एक तरीका है, राइट। उसका तरीका क्या है? मैंने कहा ना, वापस जाना पड़ेगा। अगर आपके पास एग्जाम में 7 मिनट्स या 7.5 मिनट के आंसर के लिए टाइम ही नहीं बचा, हाँ, आई एम टेकिंग द सिचुएशन वेयर यू आर लेफ्ट विद ओनली 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, इस केस के लिए टाइम ही नहीं बचाया, लेट टू सपोज, क्योंकि नहीं कर पाए, आपकी स्पीड नहीं है, वॉट एवर, उसके भी बड़े रीजंस होते हैं, उसको फिर हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल छोटी सी बात, यू आर नॉट हैविंग टाइम, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम विद यू। तो आप ऐसे में क्या करोगे? एक बच्चा बोला जी मैंने तो लॉ लिख दिया और इतने में टाइम खत्म हो गया, आपको 0 मिलेंगे। आपने अगर सिर्फ लॉ लिखा और आपने कुछ भी केस को नहीं समझाया तो आपको 0 मिलेंगे, ये मैं गारंटी दे रही हूं आपको। क्योंकि चेकर ये बोलेंगे भाई मेरी स्टोरी कहाँ है, अनिल का क्या हुआ, ये क्या लिख रहा है बेटा, क्या करूं इसका, तेरे को कानून मालूम, मेरे को क्या करना है उसका, अरे मेरी स्टोरी के बारे में बताना। डू यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? तो ऐसे में आपको पक्का पक्का 0 मिलेंगे। तो वापस करते हैं बात, मैम बहुत थोड़ा समय है, बताओ ना कैसे करूं। तो फिर मैं आपको क्या बोलूंगी, आप ये सारी हेडिंग रहने दो। अगर इतना ही कम समय है, 2-3 मिनट का समय है, आप बोले रहने देता हूं, नहीं नहीं ऐसे मत करो, आंसर आता है क्यों रहने देते हो। तो फिर आप सिर्फ एक काम करो, द लॉ एंड ओपिनियन ऑन द गिवन केस, यू अंडरस्टैंड। आप एक हेडिंग दो, द लॉ एंड ओपिनियन ऑन द गिवन केस, ये हेडिंग दे दो, बस ये एक हेडिंग दे दो। और लॉ और स्टोरी को भी साथ लेके चलो कि जी इस स्टोरी में सर अनिल ने ऐसे किया, मनीष ने उसको ये करने को कहा था, और जो कानून है सर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का, उसमें एक कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी आती है सर, उसके मुताबिक तो ये अनिल फंस जाएगा, क्योंकि ये कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है जिसको हम रीजन नहीं मानते इम्पॉसिबिलिटी का, तो मनीष उसको छोड़ेगा नहीं और उसे डैमेजेस लेके छोड़ेगा। बस मैम अगर इतना सा लिखूंगा, आधा पेज ही आएगा या 1/3 पेज आएगा, या आपका बस एक साइड ही भरा मैक्सिमम, आप जैसे प्रेजेंटेशन बताते खुला खुला करके लिखा, मैं तो हेडिंग्स भी नहीं दिया, मैं तो बस छोटे छोटे पैरास बनाया और एक साइड का आंसर लिख के आ गया, तो भी आपको मिनिमम 2 on 4 मिलेंगे।
गारंटी दे रही हूँ, गारंटी, because I have checked myself, I have checked many papers, numberless papers, and I have seen checked papers of professional bodies. जो प्रोफेशनल बॉडीज ने चेक करे और फिर मेरे स्टूडेंट्स ने पेपर वहां से निकलवाए और फिर मैंने चेक करे. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो इसलिए आई एम 100% श्योर ऑफ माई सेल्फ. अगर आप इतना भी कराओगे, लॉ एंड ओपिनियन वाला हेडिंग देके बस एक साइड का आंसर बना दिए, आपको मिनिमम 2 on 4 मिलेंगे. ये गारंटीड बात है. अब बात आती है, ओके मैम 3 नहीं, मान लो मेरे पास 5-6 मिनट्स है ना, तभी मैंने बोला लास्ट तक वॉच करो. अभी भी लास्ट तक वॉच करो कि मान लो मेरे पास 4-5 मिनट्स है. नाउ देन हाउ टू हैंडल? तो फिर मैं ऐसे में क्या बोलूंगी, आप लॉ की हेडिंग दे दो, ठीक है, और लॉ को कॉम्पैक्ट करते चले जाओ. बट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि खुला खुला आए. बहुत ज्यादा खुला भी नहीं कि 2-2 लाइन का गैप देने लग गए, दैट विल बी अ नेगेटिव इंपैक्ट. प्लीज टेक केयर. तो प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए. और दूसरी बात, ये जो स्टोरी है इसको आप रहने दो. अगर आपके पास टाइम की कमी है, इसका मतलब ये वाली हेडिंग आप तभी दो इफ टाइम अवेलेबल. इस बात को समझो कि अगर आपके पास वक्त है तो आप ये स्टोरी बताओ, नहीं तो नहीं बताओ. अब आप बोलोगे मैम अभी आप बोल रहे थे स्टोरी बताने का, नहीं तो पेपर चेकर कंफ्यूज होगा, अभी मैं फिर से क्वेश्चन पेपर देखूं ये क्या स्टोरी बता रहा है, किस बारे में बात कर रहा है ना. ये आप नहीं बताओगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, राइट? क्योंकि ये तभी बताया जाएगा. अब अगर आप नहीं बता रहे हो, है ना, आप नहीं बता रहे हो, ये सेकंड स्टोरी आप नहीं बता रहे हो, सेकंड हेडिंग आप नहीं दे रहे हो, तो फिर आपका ओपिनियन वाला पैराग्राफ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. उसमें आप ऐसे बताओगे कि स्टोरी को भी साथ लेके चलोगे प्लस ओपिनियन को भी साथ लेके चलोगे. और फिर मेरी सलाह रहेगी आप इसकी हेडिंग भी चेंज कर दोगे. फिर आप हेडिंग कर दोगे द गिवन केस एंड ओपिनियन. स्टार्टिंग में लिख दोगे द गिवन केस एंड ओपिनियन ऑन द गिवन केस. ऐसे इसका मतलब है आपने हेडिंग क्या दे दी, द गिवन केस एंड ओपिनियन. इसका मतलब सर मैं आपको केस भी बता रहा हूं और उसके ऊपर ओपिनियन भी बता रहा हूं. और फिर ओपिनियन बताते बताते आपने स्टोरी को बताते जाना है, या स्टोरी को बताते बताते आपने ओपिनियन को बताना है. सर इस केस में सर अनिल जो है उसने सप्लाई करना था लेकिन वो स्ट्राइक की वजह से कर नहीं पाया, तो सर वैसे तो वो गलती कर रहा है क्योंकि ये एक वो बोल रहा है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है लेकिन ये कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है. सर अब मैंने स्टोरी भी बता दी और मैंने अपना ओपिनियन भी बता दिया, है ना. ये एक हाईली मैच्योर्ड बच्चा चाहिए जो इस चीज को हैंडल कर सके, राइट? खास बात छोटे छोटे पैरास लाइन गैप्स के साथ अगर आप देते चले जाओगे कमाल हो जाएगा. समय की कमी है ना, आपके पास अनदर केस फॉर रेफरेंस है तो फटाफट अनदर केस फॉर रेफरेंस नाम लिख दो, काम चल जाएगा. सलाह रहेगी वैसे ये किसी तरीके से करो, लेकिन मान लो है नहीं है समय तो फिर ये लाइन खा जाओ और फिर केस का नाम दे दो. केस की स्टोरी कभी भी नहीं बतानी है, कभी भी नहीं बतानी है, चाहे आपके पास टाइम है चाहे नहीं है. उससे अच्छा तो ये टाइम बचा के किसी और क्वेश्चन पे लगा. बेटा ये काम मत कर कि इसकी स्टोरी फालतू की समझाने बैठ गया क्योंकि मुझे तो बड़े अच्छे से याद है इन्हें क्या किया, बी ने क्या किया, क्या कर रहा है, राइट? तो वो काम नहीं करना है. फिर मैम अगर ये छोड़ दूं तो, हाँ मान लो अगर वक्त ही नहीं है तो फिर क्या करेगा. लेकिन बेस्ट है कि आप कंक्लूजन दो. इसका मतलब नटशेल लास्ट में आ गए हम कि सबसे पहले लॉ वाला पॉइंट, तब समय है तो बता दो. ये वाला तभी जब समय हो और स्पीड हो. देखो समय आपके टाइम आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है. सो इफ यू डू नॉट हैव स्पीड देन अवॉइड दिस स्टोरी पार्ट, केस द गिवन केस. फिर ओपिनियन मस्ट है, उसमें स्टोरी को साथ लेके चलो. ये एक हाईली मैच्योर्ड स्टूडेंट की कहानी है. केसेस अगर आपके पास होंगे तभी आप लिख पाओगे. सिर्फ केस फॉर रेफरेंस और फिर नाम, आगे बढ़ो फटाफट. प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है. और फिर लास्ट में कंक्लूजन में आपको बोलूंगी जरूर लिखो, क्योंकि जब कंक्लूजन देखता है ना, ये ऐसे हो गया जैसे सब्जी पे आपने वो क्या होता है धनिया, हाँ सीजनिंग कर दी या कुछ भी जिसको भी आप बोलते हो, गार्निश कर दिया उसको, तो बहुत खूबसूरत लगता है. तो इसलिए वो कंक्लूजन देने से कमाल हो सकता है. तो ये था पूरा एक लॉ का प्रेजेंटेशन, केस को कैसे हैंडल करें, है ना. एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग ब्यूटिफुली. और आप मतलब मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि ये वाकई काबिल तारीफ है और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको, गारंटी मैं दे रही हूँ आपको. और दूसरा, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएँ. और फिर मुझे सजेशंस दें और क्या तरह की वीडियोस आप मेरे से चाहते हो. जैसे आपने लास्ट टाइम बोला तो मैंने ये बना दी. सो द प्रोसेस विल कीप ऑन, I'll keep on with the process, having new videos for you people according to your requirement, right?
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सो दैट you enjoy the videos that we upload every other day or every day, right? So good luck to all of you. Bye bye.